मैं खलील साहब को वाक़ई बड़ा अडोर करता हूँ, हर तरह से। तो खलील साहब नाराज़ हुए और होते चले गए। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा, "यार, तुम एक दफ़ा मुझे मिलो और मुझे मिल के थोड़ा-सा स्टडी करो और उसके बाद मेरी पैरोडी बनाओ। तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये डिलीट कर दो।" मोहसिन साहब के साथ जो मेरी अ, एक ताल्लुक है, वो 18 साल पुराना है। ही इज़ माय डायरेक्ट बॉस। सिटी 42 जब मैंने जॉइन किया बिल्कुल। और आज मैं ग्रुप डायरेक्टर हूँ अगर उनके ही माशाल्लाह। चैनल्स का, तो मेरा उनसे एक रिश्ता है। तो मैंने हम तो पहला शख्स देखा है जो सियासतदानों के साथ भी हमदर्दी रखने वाला नहीं, है। देखें, हमदर्दी रखना उनसे ज़रूरी है। उनसे हमदर्दी रखनी चाहिए और साथ में उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए उन चीज़ों के लिए जिनके लिए असल वो जवाबदेह हैं। अली, एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ना ह्यूमर को, तंज़ो-मिज़ाह को या ख़ास तौर पर ये जो बहरूप भर के उनकी अदाकारी की जाती है, उसको कोई ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं किया जाता उस शख्स की तरफ से जिसका बहरूप आपने भरा होता है। तो मैंने कासिम अली शाह का, कासिम भाई का देखा कि उन्होंने लाला को इनवाइट भी किया, बड़ी अच्छी एक वहाँ पर गैदरिंग भी हुई। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आप पे ख़फ़ा हुए होंगे, गुस्सा भी किया होगा। कौन-कौन लोग थे अगर आप बताना चाहें तो? 2 अशख़ास तो जिन्हें मैं जानता हूँ कि जो नाराज़ हुए हैं। एक जिनको हम बहुत कसरत से कॉपी करते हैं, वो शायद मसूद साहब हैं। डॉक्टर साहब को लगता है शायद कि हम उनकी शक्ल बना के हुँ। उनकी किरदार कशी करें, हालाँकि हमारा ये हरगिज़ मकसद नहीं होता। डॉक्टर साहब को मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, दुनिया भर में जो मशहूर बंदा होता है, उसकी पैरोडीज़ बनाई जाती हैं, उसके कैरिकेचर्स भी बनते हुँ। हैं, उसके कार्टून्स भी बनते हैं। और उसका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि उसकी पर्सनैलिटी को एम्प्लीफाई करते हुए, थोड़ा-सा ज़्यादा एक्ज़ैजरेट किया जाता है ये। एक्ज़ैजरेट करते हुए किसी पैगाम को, किसी और पैगाम को पहुँचाया जाए। डॉक्टर साहब के जो तवक्कुफ़ हैं, जो वो रुकते हैं बात करते हुए, जो वो स्टाइल है उनका सोचने का, जो उनकी मूँछें हैं, हुँ। जो उनकी आवाज़ है, वो बहुत से लोगों के दिलों में बसी हुई है और अगर उसमें कोई पैरोडी की जाए, तो मेरे ख़्याल में उसमें कोई मज़ाक हुँ। नहीं है। इमरान खान थे जैसे, इमरान खान की भी बहुत इमरान खान की पैरोडीज़ हुई, कितनी पैरोडी बहुत होती है, पैरोडीज़ हुई। ठीक है? मेरा ख़्याल में ये ज़र्फ़ को शो करता है, अगर आप माइंड कर जाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब ये अपने ज़र्फ़ आप बेशक आपका ज़र्फ़ बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आई आई रिक्वेस्ट यू टू बी मोर ज़रीफ़ इन दिस केस। हुँ। थोड़ा-सा ज़रीफ़ इस केस में कि आप हँसें भी हमारे साथ बिल्कुल। और अपना ज़र्फ़ भी हमें दिखाएँ कि आप कितने ज़्यादा ओपन हैं टुवर्ड्स हुँ। पीपल इमिटेटिंग यू, मिमिकिंग यू। सेकंडली जो थे वो खलील साहब थे। खलील साहब का तो डायरेक्ट मुझे फ़ोन आया ना, मेरे पास उनका नंबर नहीं था, मुझे व्हाट्सएप पे खलील साहब की कॉल आई जब उनकी प्रोग्राम की अच्छा, एपिसोड वैसे चली। बहुत उम्दा मिमिक्री की हुई है उसकी। मैं अभी कल ही इन दोनों साहिबान के देखे मैंने पॉडकास्ट। तो खलील साहब के मैंने मैंने तस्वीर देखी, खलील साहब की कॉल आ रही है, मैंने खलील साहब का फ़ोन उठाया, मुझे तब तक यकीन नहीं था कि ये खलील साहब है, मुझे लगा कोई मैनेजर होगा, कोई और हुँ। होगा। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा, "अली, क्या हाल है तुम्हारा?" मैंने कहा, भारी आवाज़ वही जो उनकी वही। है। मैंने कहा, "खलील साहब, मैं खैरियत से हूँ। आप खलील साहब ही बात कर रहे हैं?" उन्होंने कहा, "हाँ, मैं खलील बात कर रहा हूँ।" कहते, "मैंने तुम्हारे 23 प्रोग्राम बड़े शौक से देखे।" ये 24वीं एपिसोड थी जो उनकी चली। कहते, "मैंने 23 प्रोग्राम बड़े शौक से देखे कि क्या काम कर रहे हो तुम लोग, कितना कमाल काम कर रहे हो, हुँ। और 24वें में तुमने मेरी मट्टी पलीद कर दी।" हुँ। अब मेरे ना जिस्म में एक राशा सा तारी हो गया, मैं काँपना हुँ। शुरू हो गया। मैंने कहा, "खलील साहब, वो आपको कुछ चीज़ बुरी लगी?" उन्होंने कहा, "अली, तुम मुझे जानते ही नहीं हो। मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, हुँ। लेकिन आई हैव अडोर्ड हिम सिंस माय यस। टीनेज।" हुँ। मैंने जब उनका पहला ड्रामा देखा था तब से लेके, और जिसमें उन्होंने खुद अदाकारी भी की थी, मैं खलील साहब को वाक़ई बड़ा अडोर करता हूँ, हर तरह से। तो खलील साहब नाराज़ हुए और होते चले गए। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा, "यार, तुम एक दफ़ा मुझे मिलो और मुझे मिल के थोड़ा-सा स्टडी करो और उसके बाद मेरी पैरोडी बनाओ। तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये डिलीट कर दो।" अच्छा। अच्छा, मैंने उसके लिए कोशिश भी की कि वो डिलीट हो हुँ। जाए। लेकिन यकीन मानिए कि आपको पता है कि इदारे के अंदर रहते हुए पॉलिसी आपका एक होती है बड़ा ना, इदारे एक की। छोटा-सा यस। आपका एक आपको पता चलता है कभी-कभी कि हुँ। आप जस्ट एक कॉग हैं पूरी मशीनरी के हुँ। अंदर, और आप अगर थोड़ा बहुत रुक भी जाएँगे तो बाकी मशीनरी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे ये कहा गया इदारे की तरफ से कि अगर हमने एक बंदे का डिलीट किया तो फिर कल को यस। बहुत से लोग फ़रमाइश करेंगे। तो खलील साहब से माज़रत कि अगर उन्हें कोई बात बुरी लगी, लेकिन खलील साहब आज भी मेरे लिए वैसे ही मोहतरम हैं और हमेशा मैं उनको अडोर करता रहूँगा, उनकी राइटिंग स्टाइल को, उनके स्किल्स को, उनकी पोएट्री को। खलील साहब इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दैट दिस कंट्री हैज़ एवर
रिसीव्ड फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी, और अल्लाह करे कि वो हमारे साथ हमेशा ऐसे ही लिखते रहे, सलामत रहें। हमारी कोई बात उन्हें बुरी लगती है तो आप उसके लिए माजरत चाहें। ठीक है, आपका पैगाम भी खलील साहब तक पहुंच गया होगा। कोई ऐसी शख्सियत जिसके लिए लिखते हुए और उसको ज़ाहिर है जब लाला परफॉर्म कर रहे थे, कोई मुश्किल पेश आई हो या लगा हो कि ये टफ टास्क है? टफ टास्क की अगर आप बात करें ना, बहुत ज़्यादा फरमाइश थी सुहेल बड़ाई साहब की, और सुहेल बड़ाई साहब मेरे उस्ताद हैं। ओके। और मैं हमेशा से ये चाह रहा था कि सुहेल बड़ाई साहब को हम किसी तरह से स्किप कर दें, क्योंकि देखें एक सर्टन बाइस मेरी उनके हक में थी, क्योंकि मैं ठीक है, जो सुहेल साहब से मिले ज़ाहिर हुए हैं है। ना लोग, बड़े प्यारे, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, शख्सी एतबार से खामियां खूबियां, पॉलिटिकल एफिलिएशन के हिसाब से किसी की बायस अनबायसनेस हो सकती है, लेकिन वैसे वो बड़े प्यारे और ज़रीफ इंसान है। और मैं आपको बताऊं, मेरी शादी करवाने में सुहेल बड़ाई साहब का बड़ा कुलीदी किरदार है। मुझे अपनी एग्जांपल्स दे दे के वो कहा करते थे कि अली कर लो शादी, 40 के होने वाले हो, कर लो। मैं उन्हें कहता था सर मेरा ज़बरदस्त। नहीं हाँ, इस तरफ इंटरेस्ट, शादी टाइप का बंदा नहीं हूँ मुझे मैं। समझ नहीं आता। वो कहते हैं यार देखो, जब बड़ी एग्जांपल्स उन्होंने दी, तो मैंने आखिर उनके मना कहने लिया। आके कर ली शादी, और बड़ी अच्छी रही मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माशाल्लाह। वाइफ आप भी जानती हैं हमारे उन्हें, कॉलीग हैं, दोस्त हैं, बिल्कुल। अल्लाह खुश तो रखे। मेरे ऊपर ना बहुत एहसानात हैं उनके। तो जब मैं उनका किरदार लिख रहा था, तो फिर मैंने सोचा ये कि हम सुहेल बड़ाई साहब से ज़्यादा ऐसा करते हैं कि लाला जब सुहेल बड़ाई बने, तो वो मेरी थोड़ी सी जो पंजाबी जुगतें होती हैं, तेरा मुंह इस तरह का है, तेरा, वो ज़्यादा कर लें, रादर देन हम उनके किरदार के ऊपर स्टिक करें, ठीक। हम इस तरह से कर लें। तो वो जो ज़राफ़त थी वो हमने थोड़ी सी उसको रीशेप करके उस प्रोग्राम में किया, तो वो मुश्किल किरदार था। और एक और फरमाइश आती है जो है मोहसिन नकवी साहब की, जो शायद हम नहीं करेंगे, उसकी रीज़न है। अच्छा, क्यों? आखिर क्यों? जनाब इसका जवाब ये है कि मोहसिन साहब के साथ जो मेरी एक ताल्लुक है वो 18 साल पुराना है। ही इज़ माई डायरेक्ट बॉस। सिटी 42 जब मैंने ज्वाइन किया, और आज मैं ग्रुप डायरेक्टर हूँ अगर उनके ही चैनल्स का, तो मेरा उनसे एक रिश्ता है, ठीक है। वो रिश्ता एक तरफ भी रख दूँ ना, तो मोहसिन साहब की अपनी पर्सनैलिटी जो है ना, उसके अंदर कोई ऐसा एस्पेक्ट मुझे नज़र नहीं आता कि जिसको मैं ब्लो अप कर सकूँ। मतलब वो एक सीधे साधे संजीदा आदमी है, कैलकुलेटेड से हैं, और बड़ी कम गो, गुफ्तगू कम हाँ, करते हैं। शरारत करने पे आए तो वो कभी किसी रिपोर्टर के पीछे से कुर्सी खींच लेते हैं, उसको गिरा देते हैं, कभी किसी के अगर सालगिरह हो तो उसके चेहरे पे केक मल देते हैं, इस तरह की शरारतें हैं। लेकिन जब मैंने आपको एक शुरू में एक बात कही थी कि जब आप कॉमेडी लिखते हैं ना, तो आपको उस कैरेक्टर के अंदर भी कोई ऐसा एक चीज एसेंस चाहिए होती है जिसको आप ब्लो कर सकें। तो मोहसिन साहब के जो कैरेक्टर के अंदर ना संजीदगी ज्यादा है, और बहुत से लोग इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे मेरे से, लेकिन यकीन माने कि बहुत मामलात में वो एक जीनियस आदमी है। अच्छा। मतलब वो पेपरलेस करना चाहते हैं कल्चर को, वो फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं वो चीज़ों को। ये जो ब्यूरोक्रेसी के चक्कर होते हैं ना, गर्दाब होता है कि आप फंसे हुए हैं उसके अंदर और निकल नहीं पा रहे, वो इस चीज़ का मतलब उसकी सलाहियतें बंदे की जो है ना, उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। हाँ, सियासी मामलात के ऊपर मेरे उनसे इख्तलाफ हो सकता है, मेरी राय उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो ठीक है, एज सकती अ है। बॉस आप बात करें हाँ, इस वक्त। लेकिन मैं जितना उनको एज इंसान जानता हूँ, वो बड़े काबिल आदमी हैं। अच्छा, वैसे सियासतदानों के बहुत कम आपने अपने पॉडकास्ट में उनको बिठाया है, उनसे गुफ्तगू की। सियासतदानों का ना मसला ये है कि सियासतदान बेचारा इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-ताब शख्स होता है। हमारे यहाँ जब सड़क किसी की ख़राब होती है ना, वो सियासतदान को कसूरवार ठहराता है, ठीक है। हालांकि सड़क बनवाना सियासतदान का काम नहीं है, ये आपको भी पता है और शायद देखने वालों को भी पता होगा। सियासतदान बेसिकली कानून बनाने वाला शख्स है। उसका काम है कि वो आइन साजी करे, वो कवानीन को मुतारिफ करवाए, वो मुल्क के अंदर ऐसी नई चीज़ें लेके आए जो उससे पहले नहीं थी, ठीक है। आइडियाज़ पिच करे असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर। हमने सियासतदानों को ना बहुत ही मामूली कामों के लिए रखा हुआ है, और सबसे ज़्यादा मजाक उड़ता है सियासतदान का। आप देख लें कि कोई भी आप कॉमेडी का शो उठा के देख लें, उसके अंदर सियासतदान जलील हो रहे हैं। कभी राना सनाउल्लाह को सिर्फ इसलिए कि उनकी मूछें बड़ी हैं,
या वो बोलते रुक रुक के हैं या एक स्टाइल से बोलते हैं, एक्सेंट के साथ बोलते हैं। कभी आप शहबाज शरीफ को देखेंगे, कभी आप फलां को देखेंगे, कभी जरदारी साहब को देखेंगे, नवाज शरीफ साहब को देखेंगे। इन लोगों का मजाक बहुत उड़ाया गया। हमारे हमारे इर्द गिर्द हज़ारों ऐसे किरदार हैं जो अनटच्ड हैं और उनको टच करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हम तो पहला शख्स देखा है जो सियासतदानों के साथ भी हमदर्दी रखने वाला है। देखें, हमदर्दी रखना उनसे ज़रूरी है। उनसे हमदर्दी रखनी चाहिए और साथ में उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए उन चीज़ों के लिए जिनके लिए असल वो जवाबदेह हैं। मैं आपको लाहौर में एक एग्जांपल देता हूँ। लाहौर के अंदर एक सड़क के साइड के ऊपर बाइकर्स के लिए एक लेन बनाई जी, गई, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो बनी, फेल हुई हाँ, और फिर ख़त्म कर दी खत्म गई। हो गई। इसके लिए मरीम नवाज को कसूरवार ठहराया गया। ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर हैं सूबे की। मैं अब आर्ग्यू लोगों से ये करता हूँ, मेरी यकीन माने, मैं शायद अगर सियासतदानों की एक लिस्ट बनाई जाए तो मैं मरीम नवाज को सियासतदान मानने से इनकार कर दूं। अच्छा, अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स की कोई लिस्ट बनाई जाए तो शायद मरीम नवाज को मैं उसमें उसमें भी गुजार से शायद थोड़ा सा ऊपर रखूं, लेकिन मेरे लिए वो उसमें भी फेल कर दें। पसंदीदा शख्सियात की कोई लिस्ट बनाई जाए शायद उसमें भी किसी आखिरी नंबर पे हो। लेकिन जहां वो अपने बाप से कुछ चीजें उन्होंने मुस्तार ली हैं, अपने चचा से कुछ चीजें मुस्तार ली हैं, कुछ उनकी एक फास्ट पेस स्पीड है, उसके ऊपर हमें मोतरफ होना चाहिए उनका। उन्होंने एक आइडिया पिच किया इदारों को। ठीक। टीपा का इदारा है जो सड़कें प्लान करता है, बनाता है। एलडीए है जो सुपरविजन भी जी, करता है और जी। चीज़ों को प्लान भी करता है। ट्रैफिक पुलिस है जिसने सेंस डेवलप करनी है लोगों के अंदर। अगर एक बंदे ने कहा कि मुझे बाइकर्स के लिए अलग लेन चाहिए, तो ये 3 इदारों का फर्ज बनता था कि वो उसको जैसे तैसे जैसे मर्जी करते, उसको वो इम्प्लाई करते। ठीक है, अगर ये फेलियर है तो ये इन 3 इदारों का फेलियर है। कोई कह रहा है जी पेंट गलत हुआ, वो पेंट उतर गया बारिश में। सही। तो जो माशाल्लाह टीपा का इदारा पाकिस्तान में इतने अरसे से तनख्वाहें वसूल कर रहा है, क्या उन्हें नहीं पता कि टेस्टिंग होती है किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले? कंक्रीट की टेस्टिंग होती है, लोहे की टेस्टिंग होती है, पेंट की टेस्टिंग होती है। क्या उन्हें नहीं पता था कि पेंट का जिसको ठेका देना है उसको उससे पहले टेस्ट करना है कि ये पेंट क्या रोड साइड पे लगाने के काबिल है? क्या ट्रैफिक पुलिस को नहीं पता था कि ये रोड सेंस कभी डेवलप ही नहीं की जा सकती कि बाइकर एक लाइन में चलाएंगे और बाकी गाड़ियां एक लाइन में चलेंगी? एलडीए जिसने लाहौर को इतना कैंसर की तरह फैलने दिया कि लाहौर फैल फैल के ऐसा बन हमारी गया है कि ग्रीन आपको लाइन पे भी यकीन घर माने बन कि गए। कोई सर्जरी भी हो ना तो लाहौर ठीक ना हो सके। वो इदारा कि जिसकी अपनी जो सारी दुनिया की सोसाइटियों को वो जो सर्टिफिकेट्स देता है कि ये लीगल हैं और ये ठीक हैं, और जिसकी अपनी सोसाइटियां आज तक नहीं बन सकी। ये बड़ी बड़ी ही सेंसिटिव बातें हैं जो हम कर रहे हैं कि इदारों को हम नहीं देखते, ना ही खंगालते हैं कि उन्होंने क्या किया, और डायरेक्ट हम जो ओहदों पे फाइज या सीएम है या पीएम है उस पर चले जाते हैं।